हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 17 बीपीएससी जो आपका 30 सितंबर को है उसको लेकर है जो दोस्तों है जो बिहार स्पेशल अभी चल रहा है। बिहार स्पेशल से जो 30 क्वेश्चन है जो आपको है जो पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री को है जो दोस्तों है जो अभी है जो एमसीक्यू के रूप में है जो है आपके सामने ला रहे हैं। ज्योग्राफी का ऑलरेडी है जो एक लेक्चर हो चुका है। हिस्ट्री का ये चौथा लेक्चर है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि जो एमसीक्यू है ये 4th नंबर का है जो एमसीक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तक है जो दोस्तों है जो मैंने है जो मगध को है जो खत्म कर दिया था। आज है जो दोस्तों है जो बिहार में जो गुप्त शासन है उसके बारे में चर्चा करेंगे और एमसीक्यू में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो है जो आपके सामने ला रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है जो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा है जो उसकी है जो डिस्क्रिप्शंस भी आपको मिलती है। तो दोस्तों आपसे एक ही उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि आप है चैनल को है जो जरूर है जो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में तो पैसा लगता नहीं है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और जो भी तैयारी करते हैं बीपीएससी का उनके पास है जो आप यही अनुरोध है कि आप है जो उनके पास है जो सेंड कर दें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का इतिहास 17 बीपीएससी जो स्पेशल चल रहा है दोस्तों एमसीक्यू और ये पार्ट है हिस्ट्री का है जो पार्ट 4 है। क्या है? हिस्ट्री का पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 है जो वीडियो बन चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको है जो मिल जाएगा। तो दोस्तों है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एंड सब्सक्राइब है जो दोस्तों मत करना भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए है जो बहुत ज़्यादा है जो मेहनत है जो हमारी टीम है जो करती है। चलिए आज का है जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य हमने मगध तक खत्म कर दिया था। अब गुप्त से जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के उदय का है जो क्षेत्र कौन था। जब है जो गुप्त साम्राज्य है जो दोस्तों है जो बना था उसका है जो उदय का है जो क्षेत्र है जो कौन था। याद ध्यान से एकदम है जो पढ़ने का है जो प्रयास कीजिएगा। तो गुप्त साम्राज्य के उदय के क्षेत्र कौन थे? प्रयागराज जो इलाहाबाद, जो वर्तमान में दोस्तों उसका नाम चेंज हो गया है, बनारस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो गुप्त साम्राज्य जो था, जो गुप्त साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो है जो दोस्तों कौन कौन था। एक है जो आपका इलाहाबाद था, ये है जो आपका इलाहाबाद का क्षेत्र है। दूसरा बनारस था। इसका आंसर है जो दोनों हो जाएगा। अब है जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कहता है? गुप्त साम्राज्य, ध्यान से है जो बहुत सारी चीज़ों को है जो कॉपी और है जो लेकर है जो नोट डाउन है जरूर कीजिएगा। बहुत सारे है जो चीज़ है जो आपको है जो इसमें से देखने के लिए मिलते हैं। चलिए गुप्त साम्राज्य के बारे में है जो हम बात करेंगे। संभवतः गुप्त शासकों का उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश, ये है जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इलाहाबाद और बनारस, जो क्वेश्चन पूछा गया था वही है जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इलाहाबाद और बनारस के मध्य क्षेत्र में है जो हुआ था किसका? गुप्त शासकों का उदय। इस क्षेत्र में कुषाणों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में है जो सत्तारूढ़ थे। क्या थे? कुषाणों के सामंत के रूप में है जो ये सत्तारूढ़ थे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि श्रीगुप्त इस राजवंश का है जो पहला शासक था। जो श्रीगुप्त था, जो गुप्त वंश का है जो पहला शासक था, इसके संदर्भ में चीनी यात्री इत्सिंग का भी है जो विवरण है जो मिलता है। श्रीगुप्त ने संभवतः अयोध्या और उसके पूर्व में प्रयाग और सारनाथ के क्षेत्र में 240 से 280 ईसा पूर्व तक है जो शासन किया था। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय का जो क्षेत्र था वो है जो पूर्वी भाग के इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में है जो दोस्तों है जो गुप्त साम्राज्य का है जो उदय हुआ था। और इसके जो पहले शासक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त है जो इसके पहले शासक थे। चलिए कितना है आसान है। किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। तो ये भी है जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य के जो प्रथम स्वतंत्र शासक है जो कौन था? गुप्त साम्राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक है जो कौन था? दोस्तों है जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था और नंद था। तो आप है जो कमेंट बॉक्स में भी आंसर है जो देते हैं जो इसका। चलिए तो जो पहला स्वतंत्र शासक था दोस्तों है जो पहला स्वतंत्र शासक था कौन था? चंद्रगुप्त है जो प्रथम था। आप है जो तीसरे नंबर पॉइंटर की ओर है जो जा सकते हैं। अब है जो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है इस पे है जो देख लेते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शंस के साथ है जो हम है जो आपको है जो रूबरू कराते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन बनते हैं और है जो इस तरह से है जो क्वेश्चंस बनते हैं जिससे जो दिमाग में है जो इमेज है जो बन जाए। इसीलिए दोस्तों है जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जो आपके सामने है जो लाते हैं। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी को गुप्त वंश का है जो प्रथम स्वतंत्र शासक है जो माना जाता है। देखिए यही क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन निकाल के जो पूछा है। बीपीएससी ने बहुत बारी क्वेश्चन को पूछा है। इसने 320 ईस्वी में पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी। यह है जो ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज की। यह जो भी क्वेश्चन है पूछा हुआ है तो इसको है जो आप है जो स्टार मार्क कीजिए।
तथा लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के साथ है जो विवाह करके अपनी प्रतिष्ठा एवं शक्ति में है जो वृद्धि की। किसके साथ किया था? तो लक्ष्मी राजकुमारी के साथ कुमार देवी के साथ है चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी हुई थी और अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के जारी करवाए उनमें से एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी के चित्र है जो बने हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो अपना है जो सिक्का जारी किया था दोस्तों, उसमें है जो अपनी और अपनी पत्नी कुमार देवी का है जो चित्र है जो उसमें है जो अंकित था। जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति थी। एक तरफ अपनी फोटो, अपनी वाइफ का फोटो और दूसरी तरफ है जो लक्ष्मी की आकृति थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का है जो प्रचलन है जो 320 में किया था। गुप्त संवत का प्रचलन है जो किसने किया? 319 और 320 ईस्वी में है जो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला भारतीय मूल का राजा था जिसने सोने के सिक्के है जो जारी किए थे। भारतीयों में अगर हम बात किया जाए दोस्तों, जो सोने के सिक्के है जो जारी किए थे वो है जो चंद्रगुप्त प्रथम है जो किए थे। देखिए ये भी है जो क्वेश्चन है जो आपको बनता है, तो ये सब नोट डाउन कीजिए। इस प्रकार बिहार के गौरवशाली इतिहास का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन चौथी शताब्दी में हुआ था। कब? चौथी शताब्दी में है जो गुप्त वंश का है जो हुआ था। 319 320 तो जानते हैं चौथी शताब्दी होगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन बन गया। पहला स्वतंत्र शासक मार दीजिए चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा महाधिराज की उपाधि, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है जो क्या है कि है जो उन्होंने है जो दोस्तों है जो अपने प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है जो दोस्तों उन्होंने है जो कुमार देवी लक्ष्मी राजकुमारी से शादी किया था। वो जब सिक्के चलवाए तो एक तरफ अपनी और अपनी वाइफ का फोटो और दूसरी तरफ लक्ष्मी की फोटो है जो उस पर है जो आकृति पर थी। तीसरा है जो सोने के सिक्के चलाने वाला है जो प्रथम भारतीय मूल का है जो दोस्तों शासक था। और निश्चित रूप से इसकी है जो स्थापना जो है चौथी शताब्दी में थी। तो क्वेश्चन कभी भूलेगा कभी नहीं, दिमाग में आप इस तरह से बनाइए ना कि एकदम पिक्टोरियल फॉर्म में आ जाए। जैसे क्वेश्चन देखिए आप है जो मार दीजिए। तो ऐसे है जो आपको है जो पढ़ने की ज़रूरत है, समझ गए ना? रटना नहीं है, दिमाग को कूल करना है। जब तक दिमाग को कूल नहीं कीजिएगा, जब तक आप है जो अपने आप को सेटल नहीं कीजिएगा, तब तक है जो आप जितना भी पढ़ते जाए प्रेशर से पढ़िएगा बाहर आ जाएगा। जितना आप न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, जितना तेजी से आप मारिएगा उतना तेजी से वो बाहर भीग देगा। तो इसीलिए कूल माइंड के साथ है जो पढ़िए, सेटल्ड कीजिए। ट्रैक एंड सेक्टर जो दिमाग के अंदर होता है उसमें है जो सेटल्ड कीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन उठाते हैं। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय एवं साम्राज्य विस्तार की चर्चा है जो कहाँ मिलती है? जो है जो समुद्रगुप्त था जो दोस्तों, उसकी है जो राज्यारोहण, उसकी विजय और उसकी साम्राज्य विस्तार की है जो चर्चा है जो कहाँ मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति, जय संहिता, अभिलेख और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि दोस्तों है जो हरिसेन के द्वारा जो लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, वो है जो वहाँ से है जो समुद्रगुप्त की है जो राज्यारोहण, विजय एवं साम्राज्य विस्तार की चर्चा है जो वहाँ है जो प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जहाँ से है जो आपको कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। पहला है देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात जब चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र कौन हो जाता है? समुद्रगुप्त। 335 से 380 ईस्वी सिंहासन पर आसीन हुआ। हरिसेन उसका दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की है जो रचना की, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिससे हम जो क्वेश्चन पूछे थे। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय एवं साम्राज्य विस्तार की जानकारी है जो प्राप्त होती है। यह अभिलेख इलाहाबाद के उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर मौर्य साम्राज्य अशोक का है। हमने कल अशोक के शिलालेख के बारे में भी चर्चा किया था दोस्तों। तो उसी पर है जो यह अभिलेख है जो खुदा हुआ है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन भी है जो कहा जाता है। इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तलहटी से, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो समुद्रगुप्त का जो इसका जो साम्राज्य था उत्तर में हिमालय की तलहटी से, दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में हुगली से, पश्चिम में यमुना व चंबल नदी तक है जो विस्तृत था। देख लीजिए दोस्तों कहाँ, तो हम हिमालय से आ जाते हैं उत्तर में है जो हिमालय और उसके बाद जो है दक्षिण में नर्मदा तथा पूर्व में हुगली और पश्चिम में यमुना एवं चंबल। आप ऐसे है जो इसको है जो ध्यान रखिएगा। तो उत्तर हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में हुगली और यमुना एवं चंबल नदी तक है जो है दोस्तों है जो समुद्रगुप्त का है जो विस्तार था उसकी है जो साम्राज्य का। तो कहाँ मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, वहाँ पर है जो समुद्रगुप्त की है कि ये सब चर्चा मिलती है। उसका है जो क्षेत्र था बहुत विस्तृत क्षेत्र था, उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में है जो दोस्तों नर्मदा तक,
पूर्व में हुगली तक, और पश्चिम में है जो दोस्तों है जो यमुना एवं चंबल तक का है जो क्षेत्र है जो वहाँ तक है जो इसकी साम्राज्य है जो विस्तृत थी। कितना इंपॉर्टेंट है। तो है जो इस तरह से है जो आपको पढ़ना है। आपको मन लग रहा है पढ़ाई में, तो भैया जल्दी से जो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी लोग देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के भी शेयर कीजिए। आपको है जो बिहार स्पेशल और करेंट और जितने भी है जो क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड हैं, आपको ये नहीं छूटेगा। ये है जो इस चैनल की खासियत है। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आप पिछले वीडियो है जो जरूर देखिएगा। चलिए, समुद्रगुप्त के पास कहाँ के राजा बुद्ध मठ बनाने के लिए है जो अनुरोध किया था। समुद्रगुप्त के पास कहाँ के राजा है जो बौद्ध मठ बनाने के लिए है जो अनुरोध किया था। बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और नन। आप जानते हैं दोस्तों कि जो श्रीलंका के जो राजा मेघवर्मन था, कौन था? राजा मेघवर्मन। ये भी क्वेश्चन है जो बीपीएससी है जो पूछा हुआ है। बीपीएससी और यूपीएससी एक क्वेश्चन है जो भी है जो पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो राजा मेघवर्मन जो था श्रीलंका का है जो दोस्तों, वो है जो समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि है जो गया में एक है जो बौद्ध मठ का है जो निर्माण है जो किया जाए। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। हम है जो दोस्तों है जो आपके साथ डिस्क्रिप्शन इसलिए लाते हैं कि आपके दिमाग में इमेज बने। बार बार इमेज की बात क्यों करते हैं? इमेज एक ऐसा चीज होता है जिसे आप एक बार देखते हैं तो उसकी कुछ ना परसेंटेज है जो कहीं ना कहीं है जो आपके दिमाग में रहती है, चाहे वो कितना भी साल क्यों ना हो जाए, कुछ ना कुछ है जो याद है जो जरूर रहती है। आपके बचपन के दोस्त जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप बहुत सारे दोस्त होंगे, जो उसमें से है जो कुछ दोस्त जो आपके पेटेंट दोस्त होंगे या बहुत सारे स्कूल के दोस्त होंगे, तो उनमें जिनकी चेहरा है जो आप देखे होंगे, तो आप 20 साल बाद 25 साल बाद आप देखेंगे तो निश्चित रूप से है जो आप है जो उसको पहचान जाएंगे। तो यही चीज़ होती है कि आपकी इमेज जो होती है वो इमेज दिमाग के कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में है जो स्टोर जरूर होती है। तो यह है जो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप मैंने किसी गर्लफ्रेंड के साथ मैंने आपकी दोस्ती रही होगी 20 साल 25 साल पहले, तो मान लीजिए कि आप बिछड़ गए, फिर कभी अचानक अगर कहीं भी अगर आपको दिखाई देगी तो आप है ज़रूर है जो उस चीज़ को पहचान लीजिएगा कि हाँ। तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जीवन के अंदर में। वो एक पिक्टोरियल फॉर्म होता है जो आपको पहचानने में कहीं ना कहीं है जो मदद करती है। तो देखिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की है जो अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा था, जिसकी अनुमति उससे प्राप्त करी थी। समुद्रगुप्त एक विजेता होने के साथ साथ एक सफल प्रशासक, संगीतज्ञ, कवि एवं विद्या का संरक्षक भी माना जाता है। एक सिक्के पर उसने बीना बजाते हुए जो दिखाया गया है, उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ है जो करवाने का भी है जो प्रमाण है जो मिलता है। तो दोस्तों है जो राजा मेघवर्मन ने है जो दोस्तों है जो समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि वो है जो गया में एक है जो बौद्ध मठ बनवाया जाए। चलिए आगे है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में विक्रमादित्य की उपाधि है जो किस शासक को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत लोग इसमें है जो कन्फ्यूजन होता है कि गुप्त साम्राज्य में है जो, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि विक्रमादित्य किसको कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य में विक्रमादित्य की जो उपाधि जो मिली थी, किसे मिली थी? तो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है। तो दोस्तों है जो चंद्रगुप्त द्वितीय को है जो दोस्तों है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है जो दोस्तों गुप्त साम्राज्य में है जो विक्रमादित्य की उपाधि है जो इसको है जो प्राप्त हुई थी। चलिए अब है जो इसके है जो इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट में क्या क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है दोस्तों, 380 से 412 ईस्वी में रामगुप्त की हत्या करके, उसका जो भाई था रामगुप्त, उसकी हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी, जो उसकी पत्नी थी, उसके ध्रुव स्वामिनी से जो विवाह किया था। रामगुप्त जो था दोस्तों, ये अपने भाई को हत्या करके उसकी जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, उससे जो विवाह किया था और है जो सिंहासन पर बैठा था। उसने शकों की बढ़ती शक्ति को है जो सीमित किया। किसकी? जो शक की जो शक्ति थी उसको है जो कहीं ना कहीं सीमित किया, तथा सौराष्ट्र एवं पश्चिम मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य में है जो मिला लिया था। शक को तो सीमित करवे किया, और उसके बाद जो सौराष्ट्र का जो इलाका है, पश्चिम मालवा का इलाका है, जो गुजरात वाला जो इलाका पड़ता है, उसको है जो दोस्तों है जो उसको है जो मिला लिया था जीतकर, और पश्चिमी सीमा को है जो निरापद बनाया। उसने नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से है जो विवाह भी किया था। पहला तो है जो उसके अपनी भाई की पत्नी से किया था, ध्रुव स्वामिनी से, और दूसरा जो शादी है जो दोस्तों उसने है जो कुबेर नागा से भी किया था, जिसे प्रभावती गुप्त नामक है जो पुत्री हुई थी। जिससे है जो कुबेर नागा से शादी किया था, उससे जो पुत्री पैदा हुई थी उसका नाम था जो प्रभावती है जो नाम था प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम दक्कन के
बकावट शासकों के साथ वैवाहिक संबंध के द्वारा भी है जो अपनी स्थिति सुदृढ़ थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध था दोस्तों, बकावट वंश के साथ भी था। तो है जो शादी किससे किया, पहला तो है जो अपनी भाई की पत्नी से किया, दूसरा कुबेर नागा से किया, तीसरा है जो बकाटक वंश के शासकों के वहां से भी है जो वैवाहिक संबंध है जो उन्होंने बनाया। और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह उसने बकाटक राजकुमार रुद्रसेन से है जो किया था। किसने किया था, रुद्रसेन से भी है जो उसका है जो विवाह किया था अपनी पुत्री का। संभवतः कदम शासकों ने भी है जो कन्याओं का विवाह गुप्त शासकों के यहाँ जो किया था। कदम शासक भी जो थे वो है जो गुप्त वंश के शासकों के साथ है जो अपनी है जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसकी है जो ख्याति है जो राजनीतिक विजय से है जो ये है जो उपलब्धि है जो उससे है जो मिली थी। राजनीतिक विजय से अधिक सांस्कृतिक उपलब्धि है जो उसको है जो मिली थी। उसको है जो जो उनको चंद्रगुप्त जो उपाधि जो मिला वो राजनीतिक विजयों से अधिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए है जो कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय कला साहित्य एवं संस्कृति का भी है जो संरक्षक है जो माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका जो है उसके समय है जो कला साहित्य एवं संस्कृति का भी है जो उसे है जो संरक्षक है जो माना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के समय चीनी यात्री फाहियान है जो भारत आया था। कौन सा चीनी यात्री है जो फाहियान है जो इसी समय भारत आया था। 411 ईस्वी में पाटलिपुत्र भी गया और वहाँ के गौरव उल्लेखनीय का वर्णन किया। और फाहियान ने 3 वर्ष तक है जो संस्कृत का है जो अध्ययन किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है जो दोस्तों है जो हमने बताया। पहला तो है कि ये जो अपनी जो भाई था उसको मार दिया और उसकी है जो पत्नी से शादी कर लिया। दूसरी शादी है जो कुबेर नागा से करता है दोस्तों। कुबेर नागा से कौन है जो उसकी बच्ची पैदा लेती है, प्रभावती बच्ची पैदा लेती है। उसका शादी है जो दोस्तों किसके साथ करता है, बकाटक के साथ करता है। बकाटक के साथ करने के साथ इसको है जो दोस्तों है जो जब विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है तो इसको है जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण है जो इसे जो विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। इसको है जो कला का संरक्षक ही माना जाता है। तो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को है जो दोस्तों है जो एक है जो विक्रमादित्य की उपाधि है जो मिलने के पीछे है जो बहुत सारे है जो कारण थे। और उसी के समय है जो दोस्तों है जो फाहियान आया था 411 ईस्वी में पाटलिपुत्रा और 3 वर्षों तक है जो संस्कृत का है जो अध्ययन है जो किया था। चलिए क्लियर हो गया होगा। नालंदा महाविहार के जो स्थापना किसने किया था, यह भी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है दोस्तों। ये है जो यूनेस्को की है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी है जो शामिल है। नालंदा विहार 2016 में इसको है जो शामिल किया गया था। तो स्थापना है जो किस गुप्त शासक ने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार गुप्त प्रथम ने है जो दोस्तों है जो नालंदा है जो महाविहार का है जो स्थापना है जो करवाया था। किसने करवाया था, कुमार गुप्त प्रथम ने। चलिए अब है जो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब है जो नालंदा महाविहार जो हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि स्थापना है जो की थी किसने, कालांतर में है जो विद्या का जो प्रमुख केंद्र बना। यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी है जो अध्ययन के लिए आते थे। कुमार गुप्त के बाद उसका पुत्र है जो स्कंद गुप्त है जो बैठा था। जब कुमार गुप्त प्रथम था दोस्तों, जो नालंदा महाविहार का जो स्थापना किया था, कुमार गुप्त के बाद है जो दोस्तों उसका पुत्र स्कंद गुप्त है जो बैठा था गद्दी पर। स्कंद गुप्त के शासन काल तक है जो पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में ही से हो रहा था। जो स्कंद गुप्त का जो शासनकाल पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र से हो रहा था। हुनों का आक्रमण है जो नियंत्रित रहा उस समय तक, लेकिन उसके बाद हुनों द्वारा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रों पर है जो अधिकार किया जाने लगा। बुद्ध गुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य है जो विखंडित हो गया था। एक भी क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, जो गुप्त साम्राज्य जो विखंडित हो गया था वो बुद्ध गुप्त के शासन काल में विखंडित हो गया था। और हुन शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र आक्रमण कर है जो नरसिंह गुप्त बालादित्य को है जो पराजित कर बंगाल है जो भेज दिया था दोस्तों। जो मिहिरकुल था हुन शासक, वो है जो पाटलिपुत्र का आक्रमण किया और वहाँ जो नरसिंह गुप्त बालादित्य था उसको पराजित कर बंगाल तक है जो खदेड़ दिया। इसी काल के मालवा के शासक यशोवर्मन ने हुनों से संघर्ष किया और गुप्त शासकों की सत्ता को भी है जो चुनौती दी। जो मालवा के जो शासक था यशोवर्मन ने हुनों से संघर्ष किया। किसने किया, हुनों से संघर्ष किया और गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दी। संभवतः भानुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। अंतिम गुप्त शासक कौन था, भानुगुप्त था। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर प्रवर्ती गुप्त वंश का है जो अधिकार हो गया था। किसका, उसके बाद प्रवर्ती गुप्त वंश आ गया था। और प्रवर्ती गुप्त वंश जो आया था दोस्तों वो है जो मध्य मगध के क्षेत्र, कहाँ जो प्रवर्ती गुप्त वंश था वह है जो मध्य मगध तक के क्षेत्र तक है जो प्रवर्ती गुप्त वंश का अधिकार हो गया। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश का भी है जो सत्ता स्थापित हो गया था।
जब है दोस्तों है जो गुप्त वंश का है जो विघटन हो गया बुद्ध गुप्त के समय, तो हुनों का आक्रमण हुआ, तो जो बालादित्य था उसको जो खदेड़ कर है जो बंगाल भेज दिया, और बंगाल भेजने के समय है जो दोस्तों है जो संभवतः है जो 6ठी शताब्दी तक है जो मगध के क्षेत्र पर है जो जो मगध का जो इलाका था उस पर है जो परवर्ती गुप्त वंश का है जो अधिकार हो गया, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र पर मौखरी वंश थे। एक 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 पार्ट को है जो दोस्तों है जो किसने ले लिया, एक पार्ट को है जो दोस्तों है जो ले लिया परवर्ती गुप्त वंश, जो दक्षिण वाला इलाका था, जो साउथ वाला जो मगध वाला था, और है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्र था दोस्तों, उस पर जो मौखरी वंश का शासन हो गया। तो कभी कभी ये जो क्वेश्चन पूछता है, अगर ऑप्शंस में परवर्ती वंश भी रहे या मौखरी वंश भी रहे, तो दोनों है जो आंसर है जो आपको लगाना है। और स्पेसिफिक पूछ दे मगध का क्षेत्र पर, तो है जो आपको परवर्ती लगाना है, और अब मगध को छोड़कर अगर लगाए तो है जो मौखरी वंश पर है जो आपका है जो आंसर होना चाहिए। तो समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे है, आगे है कि आर्यभट्ट, बरामहिर, ब्रह्मगुप्त है जो कहाँ के है जो निवासी थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI है। तो आप जानते हैं कि ये सब है जो पाटलिपुत्रा के है निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्रा के निवासी थे। चलिए इस पे है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देख लेते हैं। आप है जो जरूर नोट डाउन कीजिए, और वीडियो के 1-2 बार है जो जरूर देखिए। जब तक आप वीडियो को 1-2 बार नहीं देखिएगा आपको क्लियर नहीं होगा। तो 1-2 बार वीडियो को है जो फास्ट फॉरवर्ड में भी देखने का प्रयास कीजिए, जिसे है जो आप लिखिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लिखेगा, सुनकर कितना दिन याद रखेंगे? संभव ही नहीं है कि आप सुनकर बहुत ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। तो आप है जो लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए, गुप्त साम्राज्य के काल में विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का काल है जो माना जाता है। राजनीतिक शांति और स्थिरता और आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग भी है जो कहा जाता है। आप जानते हैं कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद तथा गणितज्ञ आर्यभट्ट, बरामहिर और ब्रह्मगुप्त, यही क्वेश्चन था है जो पाटलिपुत्रा के निवासी थे। यही से क्वेश्चन निकाल के है जो दोस्तों पूछे थे। गुप्त काल में पाटलिपुत्रा मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में निर्मित 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की मूर्ति एक कांस्य प्रतिमा भागलपुर के समीर सुल्तानगंज से जो पाई गई है। सुल्तानगंज का अजगबीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं गुप्त काल में है जो निर्मित हुई थी। जो कहलगांव और दोस्तों सुल्तानगंज का अजगबीनाथ के पास जो है जो गुहाएं थी, वो है जो गुप्त काल में ही निर्मित हुई थी। बोध गया के महाबोधि मंदिर तथा राजगिरी के मनियार मठ, बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर और राजगिरी के मनियार मठ का निर्माण भी है जो गुप्त काल में हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई थी। इस काल में हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का है जो उल्लेखनीय विकास हुआ, और हिंदू धर्म का जो दोस्तों है जो वर्तमान रूप से जो दृष्टिगोचर होता हुआ उसी काल में है जो विकसित होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो दोस्तों है जो आपके है जो इस PDF में है, आप है जो जरूर है जो देखने का है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे है। अब वहाँ से हमने है जो गुप्त वंश को जब खत्म किया दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो मगध वाला एरिया था उसमें है जो किसका है जो काल हो गया, मुगल लिख दिए। जो दोस्तों है जो मगध का जो इलाका था, जो मगध वाला जो इलाका था, दक्षिण का इलाका था, उसका है जो किसने ले लिया? परवर्ती वंश का है जो उस पर जो शासन हो गया था, ध्यान रखिएगा। तो वहीं से अब परवर्ती गुप्त वंश का है जो अन्य नाम क्या है, उसका भी अन्य नाम था। तो उत्तर गुप्त और मगध गुप्त दोनों है जो दोस्तों है जो परवर्ती गुप्त वंश का है जो अन्य नाम था। भी है जो क्वेश्चन पूछ देगा कि परवर्ती गुप्त वंश का अन्य नाम है जो क्या था, तो उत्तर गुप्त और मगध गुप्त है जो दोनों है जो इसका है जो नाम था दोस्तों। चलिए अब है जो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन देखिए। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र प्राप्त कुछ अभिलेख है। यही गया और भोजपुर जो है दोस्तों साउथ में है, याद रखिएगा, मगध का इलाका। 6ठी शताब्दी ईसा में बिहार के कुछ भागों पर परवर्ती गुप्त वंश शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें है जो उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त, जो क्वेश्चन पूछे थे यही क्वेश्चन था, के नाम से जानते हैं। इस वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त था। कौन था? कृष्ण गुप्त है जो दोस्तों परवर्ती का संस्थापक था, जिसकी पुष्टि अपशब्द अभिलेख में है जो मिलती है। कौन सा अभिलेख? अपशब्द अभिलेख में मिलती है। इसके उपरांत हर्षगुप्त शासक बना, इसके बाद हर्षगुप्त है जो शासक बना। संभवतः चक्रवर्ती गुप्त वंशीय शासक नरसिंह गुप्त के मांडलिक के रूप में है जो हुनों से लड़ा था। कौन है जो नरसिंह गुप्त जो था वो मांडलिक के रूप में है जो हुनों से लड़ा था। और हर्षगुप्त के बहन का विवाह है जो मौखरी शासक, वही मौखरी शासक, एक परवर्ती है दूसरा मौखरी।
आप है जो याद रखिएगा। बाकी जो क्षेत्र मौखरी वंश का हो गया था, तो मौखरी शासक आदित्य वर्णन के साथ है जो हुआ था। अब है जो दोस्तों है जो दोनों के बीच है जो मौखरी और प्रवृत्ति के बीच है वैवाहिक संबंध होता है, और इस वंश के तीसरे शासक जीवित गुप्त की बहन उपगुप्त का विवाह भी है जो मौखरी वंश के शासक इस वर्मन के साथ है जो हुआ था। कुमार गुप्त द्वितीय इस वंश का जो पहला स्वतंत्र शासक था। कुमार गुप्त तृतीय है जो इस वंश का है जो तृतीय है जो पहला कुमार गुप्त तृतीय है जो दोस्तों इस वंश का जो पहला है जो स्वतंत्र शासक था। तो कितना इंपॉर्टेंट था जो आपको हम बताने का जो प्रयास किए। जहाँ देखते थे कि भाई संभव नहीं है, तो एक दूसरे से जो विवाह है जो विवाह है जो स्थापित कर लेता था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था दोस्तों। चलिए हेनसांग आगे है कि हेनसांग किसके समय है जो भारत आया था। तो जानते हैं दोस्तों कि हेनसांग जो है हा से हेनसांग, हा से हर्षवर्धन। आप मार दीजिए 4 नंबर पर, इस पे 4 नंबर पर मार दीजिए। अब है जो अपना है जो अब आगे आके है जो अपना डिस्क्रिप्शन से जो पढ़ते हैं। अब है जो हर्षवर्धन के समय भारत आए चीनी यात्री हेनसांग। कौन आया था? 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय की है जो अध्ययन किया। 6 वर्ष तक। फाहियान 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया था। हेनसांग 6 वर्ष तक है जो अध्ययन किया था। इस विश्वविद्यालय की अपनी है जो मुद्रा थी, जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघर्ष है जो उत्तीर्ण था। जो उसकी जो मुद्रा थी उस पर है जो नाम था दोस्तों, यह जो वहाँ पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघर्ष, जो उसकी जो सिक्का थी उस पर जो लिखा हुआ था। चीनी यात्री इत्सिंग भी 670 ईस्वी में नालंदा आया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को है जो क्षति पहुंचाई। जब हर्षवर्धन मर गया दोस्तों, तो उसके बाद है जो वहाँ का स्थानीय शासक अर्जुन ने है जो चीनी यात्रियों को है जो क्षति पहुंचाई, जो चीनी यात्री थे उसको जो क्षति पहुंचाई। और प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। जो तिब्बत के राजाएं थे, जब उसे प्रतिशोध हुआ कि चीनी को जब वहाँ पर है जो प्रॉब्लम हो रही थी, तब तिब्बत के राजा ने है दोस्तों क्या किया, बिहार पर आक्रमण कर लिया। और संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों पर है जो स्थापित हो गई। तिब्बत की संप्रभुता जो है दोस्तों बिहार पर है जो स्थापित हो गई। और माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने है जो तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त कराया था। कौन सा? आदित्य सेन ने। जो सेन लोग है जो बंगाल में ही रहते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों जो सेन जो थे, आदित्य सेन, वो है जो इस प्रभुसत्ता से है जो बाहर निकाला था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात माधव गुप्त ने मगध पर है जो स्वतंत्र सत्ता है जो स्थापित किया था। जो हर्षवर्धन मरा तो माधव गुप्त जो था वह जो मगध पर है जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। आदित्य सेन प्रवर्ती गुप्त वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा है जो माना जाता है। शक्तिशाली राजा आदित्य सेन है जो माना जाता है, या वैष्णव धर्म को मानने वाला। तो उसकी राज मगध, उत्तर पूर्वी बिहार, मुंगेर, भागलपुर तक है जो विस्तृत था। तो आदित्य सेन के बारे में है जो ध्यान रखिएगा, आदित्य सेन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये है जो प्रवर्ती गुप्त वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था। उसने राजसी उपाधि धारण की और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इस वंश में देवगुप्त द्वितीय एवं विष्णुगुप्त नामक 2 अंश शासक है जो हुए। प्रवर्ती वंश का अंतिम शासक है जो जीवित गुप्त द्वितीय था। कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय है जो प्रवर्ती वंश का है जो अंतिम शासक जो था, जीवित गुप्त द्वितीय था। तो है जो आप है जो हर चीज को है जो ध्यान से जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों है जो गुप्त वंश है जो खत्म होता है। यहाँ से पाल काल से रिलेटेड जो 8वीं शताब्दी स्टार्ट होती है, उससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो है जो आपको है जो करवा देते हैं। भारत में पाल वंश का उदय है जो किस किस काल में है हुआ था? भारत में जो पाल वंश का जो उदय है किस काल में हुआ? 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो आप जानते हैं 8वीं शताब्दी से है जो दोस्तों जो पाल वंश का है जो उदय हुआ है जो आप है जो जानते हैं। तो पाल वंश कितवीं शताब्दी में? तो 8वीं शताब्दी में। देख लीजिए अब इसके डिस्क्रिप्शन पढ़िए। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने शीघ्र ही अपना अधिकार बिहार के क्षेत्रों पर विस्तृत कर दिया। और गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने है जो कन्नौज पर आक्रमण किया और चक्रधुर का जो चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर है जो एक भव्य दरबार का है जो आयोजन किया। तो गोपाल वंश का संस्थापक कौन हो गया दोस्तों? गोपाल हो गया। और उसका बेटा क्या क्या नाम हो गया? उसका बेटा हो गया धर्मपाल। तो गोपाल से स्टार्ट हुआ और है जो उसकी बेटा कौन था? धर्मपाल है जो ध्यान रखिए। धर्मपाल है जो दोस्तों उत्तरापद की है जो उसको है जो ये अथी मिला था। चलिए वही क्वेश्चन ही आ गया जो हम क्वेश्चन है जो अभी बोल रहे थे। उत्तरापद स्वामी की उपाधि किस पाल वंश के शासक ने धारण की थी? तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नन। तो अभी है जो हमने बताया है दोस्तों किसने किया था? तो यह है जो आप जानते हैं धर्मपाल। किसने? धर्मपाल ने है जो उत्तरापद स्वामी की है जो उपाधि है जो उन्होंने है जो धारण किया था। किसने? धर्मपाल ने। चलिए यही है, धर्मपाल ने है जो दोस्तों है जो उत्तरापद स्वामी की है जो
यहाँ पर देखिए उत्तरापद स्वामी की है जो उपाधि है जो धारण किया, कौन, धर्मपाल ने है जो किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पाल वंश के शासक के समय है जो पतन है जो शुरू होता है? आप जानते हैं दोस्तों कि जो पाल वंश का जो समय था उसके बाद है जो उसमें जो गिरावट आती है, तो दोस्तों है जो देवपाल के समय है जो धर्मपाल का बेटा था, और देवपाल के समय है जो दोस्तों है जो पाल वंश के है जो पतन की है जो शुरुआत है जो मानी जाती है। किसके समय? देवपाल के समय। देख लीजिए कुछ है जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें। अब है दोस्तों क्वेश्चंस कहाँ से बने हैं, तो क्वेश्चन है जो ध्यान रखिएगा कि देवपाल की है जो मृत्यु, पाल वंश का है जो पतन है जो देवपाल की मृत्यु के बाद है जो पाल वंश का है जो पतन शुरू हो गया था। मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर अधिकार कर लिया था। किसने? उसके बाद प्रतिहारों ने है जो दोस्तों है जो अधिकार कर लिया था, और 998 इसमें महीपाल प्रथम शासक हुआ, जिसने है जो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक है जो माना जाता है। कौन सा? महीपाल को है जो दोस्तों है जो महीपाल को है जो द्वितीय संस्थापक है जो पाल वंश का माना जाता है। द्वितीय संस्थापक है जो कौन माना जाता है पाल वंश का? तो महीपाल है जो माना जाता है द्वितीय संस्थापक। तो है धर्मपाल के बाद उसकी बेटा देवपाल आता है दोस्तों, और देवपाल के समय ही ये जो दोस्तों है जो पतन चालू हो जाता है, लेकिन फिर है जो उसके गुज्जर प्रतिहार वंश का है जो उस पर जो अधिकार हो जाता है, लेकिन महीपाल दोबारा है जो बनता है दोस्तों, और है जो दोबारा है जो पाल वंश को है जो खड़ी करता है। उसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, मगर उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, इसका लाभ उठाकर सेन शासकों ने उत्तरी बिहार बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अपना राज स्थापित कर लिया, जबकि केवत्र बंगाल में शक्तिशाली हो गए। पालों की शक्ति मगध के कुछ क्षेत्रों पर सिमट कर रह गई, और रामपाल की मृत्यु के बाद गढ़वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक है जो विस्तार कर लिया। ये तो रामपाल की मृत्यु के बाद है जो दोस्तों पाल वंश है जो खत्म हो जाता है। चलिए आगे है तुरस्क दंड नामक कर है जो किससे है जो लिया जाता था दोस्तों? गढ़वालों के द्वारा है जो किसानों से है जो दोस्तों है जो तुरस्क दंड नामक है जो कर है जो लिया जाता था। चलिए देख लेते हैं। गढ़वालों ने भी बिहार के शाहाबाद और गया तक है जो विस्तार किया। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने मुंगेर ताम्रपत्र में तुरस्कंड नामक कर की चर्चा है जो मिलती है। यह कर यहाँ के किसानों से जो प्राप्त किया जाता था, और इसे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन जुटाए जाते थे। जो तुर्क आक्रमण करता था उसको रोकने के लिए है जो इस कर का है जो प्रयोग किया जाता था। अब 12वीं शताब्दी के अंत तक है जो बिहार में तुर्कों का आक्रमण है जो शुरू हो गया। तो 12वीं शताब्दी में है जो तुर्कों का है जो आक्रमण है जो चालू हो जाता है। चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है जो किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने? तो दोस्तों जो धर्मपाल। किसने किया था? विक्रमशिला का है जो स्थापना है जो किसने किया था? तो धर्मपाल ने है जो किया था। चलिए अब इससे जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको देख लेते हैं। पाल वंश बौद्ध धर्मावलंबी थे तथा उन्हें बौद्ध शैक्षणिक संस्थानों को जो प्रसाद दिया। बौद्ध को है जो दोस्तों पालों ने है जो बहुत प्रसाद दिया, और धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार के जो स्थापना की। नालंदा विहार को 200 ग्राम दान स्वरूप भी दिए थे। किसने है जो दोस्तों? धर्मपाल ने। और उदंतपुरी और जगतल के विश्वविद्यालय भी पाल शासनकाल में है जो संगठित हुए। देवपाल ने जावा के शासक बलदेव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार के जो देख रेख के लिए है जो 5 गांव अनुदान दिए। एक क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो VVI BPSC पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जबकि बलदेव पुत्र ने देवपाल की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्मित करवाया था। ध्यान रखिएगा, जबकि बलदेव पुत्र ने देवपाल की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्मित कराया था। तिब्बत से पाल वंश का जो घनिष्ठ संबंध था। किससे? तिब्बत से है जो पाल वंश का जो घनिष्ठ संबंध था। बौद्ध विद्वान शांत रक्षित एवं अतीश दीपांकर पाल वंश के शासनकाल में ही जो तिब्बत गई थी। जो बौद्ध विद्वान था शांत रक्षित एवं दीपांकर पाल वंश के शासनकाल में ही जो तिब्बत गए थे। उल्लेखनीय है कि बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद भी नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामी तिब्बत से है जो बिहार आया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर निर्माण की है जो अनुमति है जो प्राप्त की थी। तो कितना इंपॉर्टेंट है जो ये लेक्चर है, आप है जो इसकी है जो अंदाजा है जो लगा सकते हैं। और है जो छोटा छोटा करके है जो आपको है जो यहाँ है जो आपको बताया जा रहा है। और है जो वीडियो को 1-2 बार है जरूर देखिए, लिखिए जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों हम है जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको है जो अगर ये अच्छा लगा होगा तो है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।